सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हाईफाई स्टडी पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में आप सभी के लिए लेकर के आऊँ साइंस के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि राधा पब्लिकेशन से हैं। दोस्तों, जिन स्टूडेंट के पास राधा पब्लिकेशन की बुक नहीं है वो यहाँ से इस क्वेश्चनों को देख सकते हैं आसानी के साथ, और काफ़ी भिन्न है अन्य पब्लिकेशन के बुक की अपेक्षा। ठीक है, यहाँ पर काफ़ी विस्तार में क्वेश्चन दिए गए हैं और काफ़ी सारे क्वेश्चन दिए रहते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों, जैसा कि हम लोग पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, थर्मोप्लास्टिक क्या है समझाइए। तो थर्मोप्लास्टिक क्या है? तो थर्मोप्लास्टिक को गर्म भी करने पर सुगमता से मनचाहे आकार में इसे ढाला जा सकता है। और क्या होता है कि यह ठंडा होने पर कठोर स्थिर हो जाता है, पुनः गर्म करने पर यह गर्म हो जाता है और किसी भी आकृति में ढाला जा सकता है। यानी कि इसको हम क्या कर सकते हैं, नई आकृति में ढाल सकते हैं किसी भी। जैसे मान लीजिए पहले से ढली हुई वस्तु है, ठीक है, ढली हुई वस्तु है, तब वहाँ पर क्या करते हैं कि उसका अगर हम आकार बदलना चाहते हैं तो उसको फिर से गर्म कर देंगे, उसके बाद फिर चाहे मन चाहे आकार में इसको ढाल देंगे और ढालने के बाद वो फिर उसी आकार में हो जाएगी। उसके बाद अगर हम फिर उसका आकार बदलना चाहेंगे तो फिर से उसको गर्म करके, यानी ये निरंतर चलता रहता है, गर्म करके ढालना, नई आकृति में बनाना। ठीक है, ये क्या होता है कि थर्मोप्लास्टिक का कार्य होता है। अगला यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है वो दिया गया है कि अनुकूलन क्या है। तो दोस्तों, यहाँ पर अनुकूलन देख सकते हैं आकृति, आकार, रंग, रूप, संरचना तथा आवास संबंधी लक्षणों में ऐसा परिवर्तन जो सजीव को विशेष पर्यावरण में सफलतापूर्वक जीवित रहने में सहायक होता है, अनुकूलन कहलाता है। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। दोस्तों, इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, यहाँ से आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे और साथ ही में काफ़ी सारे क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो प्रीवियस में भी पूछे गए क्वेश्चन है, तो वो तो आपके लिए रामबाण ही हैं, यानी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो। अगला यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, अनुकूलन कहलाता है, यानी अनुकूलन तो समझ गए आप लोग। उसके बाद हो गया हमारा कीट भक्षी पौधे की विशेषताएं एवं नाम लिखिए। जो क्वेश्चन है ये 2016 में क्वेश्चन पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। ठीक है, तो देखिए कीट भक्षी पौधे की विशेषताएं एवं नाम लिखिए। तो देखिए जो पौधे कीटों को खाते हैं उन्हें कीट भक्षी पौधे कहते हैं, सबसे पहला तो ये हो गया। और यहाँ पर अगर हम देख लेते हैं कि जो इनके ऑप्शन यानी क्या होंगे, इसके विशेषताएं और नाम क्या होंगे, कौन कौन से होंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा कि पिक्चर प्लांट हो जाएगा और शेंड्यू हो जाएगा, एम यूट्रिकुलेरिया हो जाएगा। यूट्रिकुलेरिया का बहुत ज़्यादा नाम आता है क्योंकि ये एक बहुत ही ज़्यादा कीट भक्षी यानी कीटों को भक्षण करने वाला पौधा है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है दोस्तों कि जलीय पौधे के तने एवं पत्ती की विशेषताएं बताइए। ये भी क्वेश्चन 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए जलीय पौधे के सभी भागों पर जलरोधी मोम या उपचर्म की परत पाई जाती है और जो इनको पानी में सड़ने से बचाती है। इन्हीं लक्षणों के कारण जलीय पौधे जलीय वातावरण में सफलतापूर्वक जीवन यापन करने में सक्षम होते हैं, जैसे कि सिंघाड़ा हो गया और वेलिसनेरिया हो गया और हाइड्रेला हो गया और साथ में हो गया कुमुदिनी। ठीक है, ये क्या होते हैं कि सफलतापूर्वक जल में जीवन यापन कर सकते हैं। साथ ही में बताएगा दोस्तों यहाँ पर जलीय पत्तियाँ क्या होती हैं। जलीय पत्तियाँ पतली होती हैं और कटी फटी तथा तैरने की अवस्था में होती हैं। उसके बाद तथा जो पूर्व व्रंत होता है, पूर्व व्रंत तथा पत्तियों में अधिक वायुकोश होते हैं, जिनके कारण क्या होते हैं, स्पंजी होते हैं। जिनके कारण क्या होते हैं, जलीय पौधे जो होते हैं स्पंजी में हल्के होते हैं। जैसे कि हो जाएगा इसमें जलकुंभी हो जाता है। जलकुंभी में क्या होता है, जो उसका तना होता है वो भी स्पंजदार वायुकोश भरे होते हैं उसमें, तो क्या होता है वो स्पंजी होते हैं। उसके बाद अगला यहाँ पर क्वेश्चन बताएगा कि पक्षियों का शरीर उड़ने में हल्का क्यों होता है। तो पक्षियों का शरीर जो होता है वायुवीय वातावरण के कारण अनुकूल होता है और इनके शरीर का जो आकार होता है वो नौकाकार तथा धारा रेखित होता है। और इनके जो अग्रपाद होते हैं, अग्रपाद ही पंखों में रूपांतरित होते हैं जो उड़ने में सहायक होती हैं। और इनकी अस्थियाँ जो होती हैं वो खोखली और वायु भरी होती हैं, कठोर नहीं होती इनकी हड्डियाँ। ठीक है, और यहाँ पर बताया गया कि जिससे इनका जो शरीर होता है वो हल्का हो जाता है और फेफड़ों से जो जुड़े इनके वायुकोश होते हैं वे उनमें क्या होते हैं, जो हवा होती है वो भर जाती है वायुकोश में और जो उड़ते समय शरीर को हल्का रखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि जो नीम और अमरूद में कौन सा अनुकूलन होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। नीम तथा अमरूद में स्थलीय वृक्ष हैं, जैसा कि आपको पता है ये स्थलीय वृक्ष हैं और अधिक जल में ये सूख भी जाते हैं। नीम और जो अमरूद होते हैं वो अधिक जल में सूख भी जाते हैं। जो इनका तना होता है वो जो इनका तना मजबूत एवं पत्तियां जो होती हैं वो चमकीली और फैली हुई होती हैं और इनमें रंध्रों द्वारा गैसीय आदान प्रदान होता है और यह स्थलीय अनुकूलन का उदाहरण भी है।
ठीक है। अगर स्थलीय अनुकूलन की बात कर लेते हैं कि स्थलीय अनुकूलन कौन से पौधे होते हैं, तो नीम और अमरूद आप ऑप्शन में लिख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और आराम से आपको नंबर भी मिल जाएंगे। अगला यहाँ पर दिया गया है कि सजीव निर्जीव के बीच की कड़ी किसे माना जाता है या किसे कहा जाता है। ये क्वेश्चन जो है 2018 में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, जो यहाँ पर कड़ी है किसे माना जाता है, तो विषाणु को सजीव निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि सजीव जो विषाणु हैं वो सजीव और निर्जीव की कड़ी होती है, क्योंकि काफ़ी सारे जीवाणुओं के बारे में तो आपने पढ़ा ही होगा, ठीक है। अगला यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है कि मछली के जल में रहने के लिए कौन कौन से अनुकूलन अंग सहायक हैं। 2018 में भी क्वेश्चन पूछा गया। तो मछली के शरीर पर जलरोधी सल्क पाए जाते हैं और इनमें श्वसन के लिए विशेष रचनाएं जैसे जलक्लोम, जिन्हें हम क्या कहते हैं, गिल्स के नाम से जानते हैं, गिल्स होते हैं। और तैरने के लिए इनका शरीर धारारेखित होता है तथा चपटे पंख होते हैं। और ये सभी लक्षण जो होते हैं मछली के तैरने, जल में तैरने, ठीक है, ये सभी लक्षण जो होते हैं वो मछली के जल में तैरने, भोजन की तलाश तथा श्वसन के प्रति अनुकूलन होते हैं। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि हस्ताकार संयुक्त पर्ण से आप क्या समझते हैं, ठीक है। तो हस्ताकार संयुक्त पर्ण क्या होता है कि इनमें जो बहुशिरीय पर्ण में कटाव इस प्रकार का होता है कि सभी पत्रक वृंत के अग्रभाग पर लगे दिखाई देते हैं, जैसे कि शेमल हो गया और हुरहुर हो गया, ठीक है, शेमल और हुरहुर हो गया है। उसके बाद देखिए अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है कि पत्ती से आप क्या समझते हैं। तो पत्तियाँ, लीव्स क्या होती हैं, ठीक है। तो पत्तियाँ जो होती हैं वो तने तथा शाखाओं के पार्श्व तल से उनके उधड़ों के रूप में निकली साधारण तथा हरे रंग की रचनाएं होती हैं और पर्णाधार में या पर्णाधार से एक डंठल निकला हुआ होता है और इस निकले हुए डंठल को पर्णवृंत कहते हैं। और पर्णवृंत से जुड़ा हुआ जो हरा भाग पाया जाता है इसे पर्णदल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि श्वसन मूल से आप क्या समझते हो। तो श्वसन मूल क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखिए दल में जो दलदल में उगने वाले जो पौधे होते हैं उनमें कुट जड़ें भूमि की सतह से ऊपरी खूंटी के रूप में निकलती हुई दिखाई पड़ती हैं। यानी पौधे में कुछ जड़ें यहाँ पर दिखाया गया है, ठीक है, मिसप्रिंट है, कुछ जड़ें जो होती हैं। और ये जड़ें जो क्या होती है वायुमंडल से ऑक्सीजन लेती हैं और इसी कारण इन जड़ों के श्वसन मूल यानी न्यूमेटोफेरा, ठीक है, न्यूमेटोफेरा कहते हैं, जैसे कि राइजोफोरा हो गया, ठीक है। इसका जो उदाहरण हो गया वो राइजोफोरा में देखने को मिलता है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है कि पुष्पीय पौधे क्या होते हैं। तो पुष्पीय पौधे जो होते हैं पुष्प के फल भी लगते हैं, यानी पुष्पीय पौधे में पुष्प और फल भी लगते हैं और ये पूर्ण विकसित पौधे होते हैं और इनमें जड़ तथा तना हो गया और तथा पत्ती हो गया स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं, जैसे आम, नीम तथा बरगद आदि हो जाएंगे, ठीक है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है कि अपुष्पी पौधे से आप क्या समझते हैं। अपुष्पी पौधों से आप क्या समझते हो। तो इन पौधों में पुष्प नहीं लगते हैं, ठीक है, इन पौधों में पुष्प नहीं लगते हैं और अधिकतर इनमें जड़, तना तथा पत्ती का अभाव होता है। चूँकि इनमें पुष्प कभी नहीं लगते हैं इसलिए फल भी नहीं लगते हैं और इनमें वंश वृद्धि पुष्पों के स्थान पर एक विशेष प्रकार के बीजाणु द्वारा होती है, जैसे कि कवक हो गया और ये हो गया शैवाल। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है दोस्तों कि एक वर्षीय पौधे कौन कौन से होते हैं। तो ये पौधे एक वर्ष के कुछ महीनों के भीतर ही फलते फूलते हैं और अंत में सूखकर समाप्त हो जाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे चना हो गया, मटर हो गया, गेहूं हो गया, धान हो गया, मक्का हो गया तथा ज्वार, यानी ये हमारे हो जाएंगी फसलें हो जाएंगी, ठीक है। उदाहरण के लिए जैसे फसलें हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि द्विवर्षीय पौधों से आप क्या समझते हैं। तो ये जो पौधे होते हैं 2 वर्ष के भीतर अपना जीवन चक्र पूरा करते हैं और पहले वर्ष में पौधों में जड़, तना तथा पत्तियां पूर्ण विकसित होती हैं और द्वितीय वर्ष में पुष्पन, फलन तथा बीजों के निर्माण कर नष्ट हो जाते हैं, ठीक है, निर्माण करके ये नष्ट हो जाते हैं। और इस प्रकार के जो पौधे होते हैं बहुत ही कम होते हैं, जैसा कि हो जाएगा हमारा खीला उदाहरण में हो जाएगा। ये क्या होता है कि 2 वर्ष के अंदर अपना जीवन यापन जो होता है, जीवन चक्र होता है वो पूरा करता है, ठीक है, काफ़ी टाइम लगता है इसमें। अगला यहाँ पर क्वेश्चन हो जाएगा कि बहुवर्षीय पौधे क्या होते हैं। तो बहुवर्षीय पौधे जो होते हैं ये पौधे कई वर्षों तक जीवित रहते हैं, ठीक है। इनमें संपूर्ण जीवन काल में फूल और फल लगते हैं और ये साग, झाड़ी या वृक्ष तीनों के रूप तीनों ही तरह के पौधे होते हैं, जैसे कि दूब घास हो गया और गुलाब हो गया, आम हो गया, कटहल हो गया, ठीक है। ये जो हमारे पौधे होते हैं ये कई वर्षों तक जीवित रहते हैं। ऐसा तो है नहीं कि
2 वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष बस, उसके बाद फल देखिए सूख जाते हैं। तो ये ठीक है, ये काफ़ी कई बार हमको फल देते हैं, फूल देते हैं और कई वर्षों तक ये जीवित भी रहते हैं। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है कि पदार्थ के सामान्य गुण कौन कौन से, चर्चा कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप लोग पूरा का पूरा देखिएगा, ठीक है। इससे बहुत सारे जो आपके पॉइंट हैं, जितने भी यहाँ पर पॉइंट दिए गए हैं सारे कवर हो जाएंगे। और इन पॉइंटों से क्या होता है कि आपके जो ये पॉइंट हैं इनसे भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनते हैं। देखिए पदार्थ के गुण क्या होते हैं, निम्नलिखित होते हैं। पहला हो जाएगा स्टेज, अवस्था क्या होती है, यानी प्रत्येक पदार्थ ठोस, द्रव और गैस 3 अवस्थाओं में से किसी भी अवस्था में पाया जाता है, ठीक है। और कभी कभी एक पदार्थ तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है, जैसे बर्फ ठोस हो गया, पानी द्रव हो गया तथा भाप जो होगी वो गैस हो जाती है। अगला हो गया हमारा टेस्ट, स्वाद, यानी प्रत्येक वस्तु में अलग अलग स्वाद होते हैं। साधारण नमक हो गया, नमकीन हो जाता है, और जो हमारा चीनी होता है मीठी होता है, अम्ल जो होते हैं खट्टे होते हैं, क्षार जो है तीखे होते हैं, और नीला थोथा कसैले स्वाद का होता है। इनमें से कुछ विषैले भी होते हैं, इसलिए इन्हें बिना परामर्श के नहीं चखना चाहिए, ठीक है। बिना परामर्श के नहीं चखना चाहिए इनको। उसके बाद यहाँ पर घनत्व हो गया, देखिए घनत्व क्या हो जाएगा, यानी विभिन्न पदार्थों का घनत्व अलग अलग होता है और घनत्व के अनुसार उस वस्तु के गुणों में भी परिवर्तन होता है और उसकी वास्तविक अवस्था ही घनत्व का गुण है। अगला यहाँ पर क्वेश्चन दोस्तों है कि गंध क्या होता है। तो गंध देख लेते हैं हम लोग, यानी प्रत्येक पदार्थ में एक विशेष गंध आती है जिससे उसे पहचाना जा सकता है। जैसे अमोनिया में तीक्ष्ण गंध, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड में जलते हुए गंधक की भांति दम घोटने वाली गंध यानी Cl2 क्लोरीन में खांसी आने वाली गंध होती है, परंतु कुछ में गंध फलों जैसी आती है। अगला हो जाएगा हमारा हार्डनेस, यानी कठोरता क्या होता है, ठीक है। कठोरता यानी कुछ पदार्थ कठोर होते हैं, इनको खरोचने पर निशान नहीं पड़ता है, जैसे लोहा, कांच हो गया आदि हो जाएंगे। और इस प्रकार के जो पदार्थ के गुण होते हैं, इस प्रकार के पदार्थ के गुण कठोरता कहते हैं, ठीक है। इस प्रकार के पदार्थ के गुण को क्या कहते हैं, कठोरता कहते हैं। अगला हो जाएगा हमारा भंगुरता क्या होती है, यानी कुछ वस्तुएं चोट मारने पर टूटकर चूर्ण बन जाती हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, भंगुर कहलाती हैं। जैसे नमक हो गया, खड़िया हो गया, गंधक हो गया, ठीक है। इनमें क्या होता है कि इनको अगर हम ज़मीन पर पटक भी देंगे तो क्या हो गई, ये टूट जाते हैं, भंगुर होते हैं, ठीक है। कण कण में टूट जाते हैं ये, और इनके इस गुण को भंगुरता कहते हैं। जबकि जो वस्तुएँ ठोकने पीटने से चूर्ण के रूप में ना बदल कर टुकड़ों में टूट जाती हैं, उन्हें अभंगुर कहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए हमारा जो आता है नेक्स्ट आता है, वो आता है धातव्यता। तो देखिए धातवर्ध्यता क्या होती है, धातवर्ध्यता के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। तो धातवर्ध्यता जो होती है, यानी कुछ पदार्थों को पीटे जाने पर वह फैलकर पतली चादर के रूप में रूप धारण कर लेते हैं। जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, इनको धातवर्ध्य, ठीक है, धातवर्ध्य कहते हैं, और इस गुण को धातवर्ध्यता कहते हैं। अगला हो जाएगा हमारा तन्यता क्या होती है, ठीक है। तो तन्यता होती है कि वे ठोस पदार्थ जिनके तार बनाए जाते हैं उन्हें तन्य कहते हैं, यानी और इनके इस गुण को तन्यता भी कहते हैं। गलन क्या होता है, वह निश्चित ताप जिस पर कोई ठोस पदार्थ पिघलता है उसे गलनांक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, गलनांक कहते हैं। जैसे मोम, गंधक एक निश्चित ताप पर पिघलते हैं। और वाष्पशीलता क्या हो जाता है, यानी कुछ पदार्थ शीघ्र वाष्प बनकर उड़ जाते हैं और इनको वाष्पशील पदार्थ कहते हैं, और इनके इस गुण को वाष्पशीलता कहते हैं। और जो ये इस गुण होती या गुण जो होता है, यानी इस गुण को जो पदार्थ होते हैं पहचाने जा सकते हैं, जैसे एस्प्रिट हो गया और ईथर हो गया आदि हो जाएंगे। उसके बाद 11 नंबर हमारा आता है क्वथनांक क्या आता है। क्वथनांक क्या होता है, क्वथन क्या होता है, ठीक है, यानी वह निश्चित ताप पर जिस पर कोई द्रव पदार्थ उबलता है उस ताप को द्रव का क्वथनांक कहते हैं, और पदार्थ के इस गुण को क्वथन कहते हैं। जैसे पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है। विलेयता क्या होती है, यानी कुछ पदार्थ एक निश्चित ताप पर घुल जाते हैं और इनके इस गुण को विलेयता कहते हैं। जैसे चीनी पानी में घुल जाती है, उसके एक निश्चित ताप पर घुलने की उसकी विलेयता कहेंगे। चालकता क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चालकता क्या होती है, यानी कुछ पदार्थों के माध्यम से एक सिरे से दूसरे सिरे तक गर्मी, ताप
अथवा बिजली का असर पहुंचता है उन पदार्थों को चालक और उनके इस गुण को चालकता कहते हैं। जैसे लोहा, पीतल, तांबे के एक सिरे को गर्म करने पर दूसरे सिरे तक गर्मी पहुंच जाती है और इस पदार्थों की ऊष्मा को चालक इन पदार्थों की ऊष्मा को चालक कहते हैं। और इसी प्रकार जिन पदार्थों से विद्युत धारा होकर जाती है उन्हें विद्युत चालक कहते हैं। अगला यहाँ पर हमारा पॉइंट बनता है 14 नंबर की, ज्वलनशीलता क्या होती है। अगर क्वेश्चन पूछ लिया कि ज्वलनशीलता क्या होती है, ठीक है, यहाँ से आपके 14 पॉइंट हैं तो 14 तरह के क्वेश्चन आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं दोस्तों। तो देखिए, यानी कुछ पदार्थ आग की ज्वाला के आसपास आते हैं, आग की ज्वाला के आसपास आते हैं, आते ही आग को पकड़ लेते हैं, ठीक है, आग को पकड़ लेते हैं और जलने लगते हैं। तो ऐसे पदार्थों क्या कहते हैं, ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं और उनकी इस गुण को ज्वलनशीलता कहते हैं। जैसे स्पिरिट हो गया, स्पिरिट को हम जलाएंगे, जैसे आग के पास ले जाएंगे वो जल जाएगा, ठीक है। पेट्रोल भी जल जाता है और ईथर भी जल जाता है, ठीक है दोस्तों। ये आप सभी के बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके साथ मैंने शेयर किया। तो अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंडों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी करिएगा दोस्तों। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ।